पानी हमारी पृथ्वी पर पनप रहे जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी हमें अभी भी यह नहीं पता कि ये आया कहां से। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक पानी और अदर मटेरियल्स लाए थे, लेकिन इस विचार से काफी ज्यादा वैज्ञानिक सहमत भी नहीं है। खैर, अब हाईली एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट मिशंस को जीवन की उत्पत्ति और सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने में मदद करने के लिए एस्टेरॉयड्स पर उतरने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के वो पुराने हिस्से हैं जिनका निर्माण सौर मंडल के साथ हुआ था और जिन पे मौजूद सारे मटेरियल से आज तक बिल्कुल फेर बदल नहीं हुई है, जो कि वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी स्पेस एजेंसीज इन पे मिशंस को भेजना चाहती हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड्स ने हमारी पृथ्वी के शुरुआती समय में इस पे भारी बमबारी की थी, जिससे हमारी पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स आए। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी के निर्माण के दौरान ही यहाँ पे पानी मौजूद था। जहाँ पृथ्वी के इस पानी और जीवन को लेकर बहस जारी है, वहीं यह पता लगाना कि एस्टेरॉयड्स किस चीज से बने हैं एक बेहद जरूरी सवाल है। दोस्तों, इन एस्टेरॉयड्स के बारे में अधिक जानने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस पे एक छोटे स्पेसक्राफ्ट को भेजकर इनकी सतह के एक छोटे से टुकड़े को लें और फिर इसे पृथ्वी पर भेज दें, ताकि उसका लैब्स में अध्ययन किया जा सके। एक इनक्रेडिबली टफ मिशन जिसे असंभव समझा गया और जो हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी को सीमाओं तक धकेल देगा। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को विकसित और निर्मित किया जो इस काम को संभालने के लिए उन्नत था। जापानीज स्पेस एजेंसी ने एंशिएंट एस्टेरॉयड्स के बारे में जानने के लिए अपने 2 हायाबुसा मिशंस को भेजा है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का मिशन सामान्य रूप से एक एस्टेरॉयड के लिए उड़ान भरना, उस पर उतरना, दुर्घटनाग्रस्त हुए बिना कुछ नमूने लेना और फिर उन्हें पृथ्वी पर भेजना है, ताकि उनके मटेरियल का अध्ययन करने के लिए सबसे पावरफुल लैब इक्विपमेंट का उपयोग किया जा सके। हायाबुसा 1 को एस्टेरॉयड इटोकावा का पता लगाने के लिए भेजा गया था, जो कि एक 1100 फीट के डायामीटर की एक मूंगफली के आकार की चट्टान है। ये एस्टेरॉयड इटोकावा पोटेंशियली हजार्डस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जो हमारी पृथ्वी ग्रह के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। दोस्तों, ये पहला हायाबुसा मिशन न केवल अंतरिक्ष में किसी वस्तु की सतह से मटेरियल के सैंपल्स को लाने वाला सबसे पहला मिशन है, बल्कि ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट भी है जिसमें माइक्रोवेव डिस्चार्ज आयन इंजन्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ये आयन इंजन एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है जो बिजली का उपयोग करके आयंस को एक्सेलरेट करके थ्रस्ट पैदा करता है। लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नए प्रोपल्शन सिस्टम को इसकी सीमाओं तक परखा। हायाबुसा 1 को 9 मई 2003 को लॉन्च किया गया था और एस्टेरॉयड इटोकावा की तरफ जाते वक्त इस स्पेसक्राफ्ट का सामना एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर से हुआ, जिसने इस स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचाया और इसके आयन इंजन्स की पावर को कम कर दिया। हायाबुसा 1 को जहां 2005 के जून में इटोकावा पे पहुंचना था, वहीं यह सितंबर 2005 तक वहां नहीं पहुंचा। जब यह स्पेसक्राफ्ट आखिरकार इटोकावा एस्टेरॉयड पर पहुंचा, तो इसने उस एस्टेरॉयड के आकार, वो कैसे घूमता है, उसके रंग और उसकी सतह का अध्ययन किया, क्योंकि ये सबसे अच्छी जगह की तलाश में था इस एस्टेरॉयड पर लैंड करने और इससे मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए। इस स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड की सतह पर लैंड करने से पहले कुछ टेस्ट डिसेंट किए, लेकिन इसकी लैंडिंग के साथ कई समस्याएं थी। 19 नवंबर 2005 को जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को लगा कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को लैंड कर दिया है, लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या हो रहा है इसको लेकर काफी कंफ्यूजन्स थी।
इसे देखते हुए ग्राउंड कंट्रोल ने सोचा कि हायाबुसा रुक गया था और वो एस्ट्रॉयड की सतह से 32 फीट ऊपर मंडरा रहा था और वो ऐसे ही 30 मिनट तक मंडराता रहा। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि यह स्पेसक्राफ्ट असल में एस्ट्रॉयड पर लैंड हुआ था और आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा, लेकिन तब तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। प्रोब की लैंडिंग को रद्द करने और एस्ट्रॉयड की सतह से 100 मीटर ऊपर जाने के आदेश मिले थे। इस समय के दौरान प्रोब उतर गया था और एक सेफ डिसेंट मोड में चला गया था, लेकिन इसका सैंपलिंग डिवाइस इस दौरान पूरी तरह से इनएक्टिव था और इसने वहां से कुछ भी कलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें हायाबुसा को फिर से उतारने की कोशिश करनी पड़ी और उन्होंने 19 और 25 नवंबर को 2 बार ऐसा किया, लेकिन इनमें से कोई भी योजना के अनुसार नहीं चला और जिस वजह से वैज्ञानिकों ने बताया कि इसने केवल 1 ग्राम मटेरियल को कलेक्ट किया होगा। दोस्तों, इस लैंडिंग के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट के 4 में से केवल 2 आयन इंजन्स काम कर रहे थे, जिस वजह से इसे एस्ट्रॉयड से उड़ाकर वापस पृथ्वी पर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह इस मिशन का एकमात्र फेलियर नहीं था। हायाबुसा 1 के साथ एक मनीरवा नाम के एक छोटे से प्रोब को भी भेजा गया था, लेकिन जो गलती से रिलीज हो गया था और जो आज कहीं गहरे अंतरिक्ष में होगा। इस स्पेसक्राफ्ट में आई बड़ी मेलफंक्शंस और प्रॉब्लम्स के बावजूद हायाबुसा 1 अपनी 1.25 बिलियन माइल्स की यात्रा पूरा करने के बाद 13 जून 2010 को पृथ्वी पर वापस लौट आया, जिसने फिर पृथ्वी के वायुमंडल में एक डुबकी लगाई, जहां ये अंतरिक्ष यान पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि एक स्पेशल हीट शील्डिंग मटेरियल से कवर्ड स्मॉल सैंपल रिटर्न कैनिस्टर बच गया। कई लोग इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि क्या हायाबुसा ने अपने सैंपल रिटर्न कैनिस्टर में कुछ कलेक्ट भी किया है या नहीं। इसमें से मिनरल्स के चट्टानी कणों के लगभग 1500 ग्रेन्स मिले, जो आकार में लगभग 10 माइक्रोमीटर्स के थे। इस कंटेनर को खोलने के लिए जापानीज स्पेस एजेंसी को इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजीज विकसित की जा रही थी, जिससे इस कंटेनर को खोलते समय सैंपल कंटेमिनेट ना हो। एस्ट्रॉयड इटोकावा से छोटे कणों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जीवन के लिए आवश्यक पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रेजेंस को इसमें देखकर हैरान रह गए। ये इस बात का सबूत है कि अंतरिक्ष में पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ तैरते हुए और अधिक प्रकार के एस्ट्रॉयड्स भी हो सकते हैं। अब कुछ खोजने की बारी हायाबुसा 2 की है, लेकिन इसका लक्ष्य कुछ और है। एस्ट्रॉयड रियोगु एक 496 मिलियन टन के हीरे के आकार का मलबे का ढेर है, जो ग्रेविटी के द्वारा एक साथ चट्टान के रूप में बंधा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तब बना होगा जब हमारे सौरमंडल के शुरुआती समय के दौरान 2 बड़े बड़े पिंड एक दूसरे से टकराए होंगे, जिसका मलबा चारों ओर फैल गया होगा और समय के साथ ग्रेविटी ने उस विस्फोट से मलबे को एक साथ इकट्ठा करके रियोगु बना दिया और यह तब से मंगल और पृथ्वी के ऑर्बिट के बीच के एरिया में घूम रहा है। हायाबुसा 2 में 4 सोलर इलेक्ट्रिकल आयन थ्रस्टर्स हैं और ये कई वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है, लेकिन हायाबुसा 2 फिर भी थोड़ा खास है, क्योंकि इसके साथ छोटे छोटे 2 रोवर्स हैं, जिनका इस्तेमाल इसने एस्ट्रॉयड की सतह का पता लगाने के लिए किया। हायाबुसा 2 पृथ्वी से 180 मिलियन माइल्स दूर पर जाकर रियोगु से मिला और इसने अपनी लैंडिंग की तैयारी में टारगेट्स को खोजना शुरू किया। यह वीडियो को स्पेसक्राफ्ट के मॉनिटर कैमरा का उपयोग करके बनाया गया था, जब यह क्राफ्ट अपने सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एस्ट्रॉयड के ऊपर मंडरा रहा था। हायाबुसा 2 ने एस्ट्रॉयड में एक विस्फोट किया ताकि उससे निकलने वाले मटेरियल को सैंपलिंग डिवाइस के अंदर कैद किया जा सके। पहले हायाबुसा के उलट हायाबुसा 2 ने पृथ्वी के पास से उड़ान भरी और अपने सैंपल कैप्सूल को रिलीज किया, जो 6 दिसंबर 2020 को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में वुमीरा डिजर्ट रेंज में गिरा। जापानीज वैज्ञानिक सैंपल कैप्सूल पर एक नजर डालने के बाद एस्ट्रॉयड की चट्टान और मिट्टी के जेट ब्लैक टुकड़ों को देखकर बहुत खुश हुए। हायाबुसा 2 ने न केवल हमें रियोगु का एक सैंपल दिया,
बल्कि इसने गहरे अंतरिक्ष से पहले गैस सैंपल को भी कलेक्ट किया। वैज्ञानिकों ने अभी तक इन सैंपल्स का विश्लेषण शुरू नहीं किया और कैप्सूल के 2 चेंबर्स हैं जो अभी तक खोले नहीं गए, क्योंकि फिलहाल के लिए इन सैंपल्स को क्वारंटाइन किया गया है ताकि इनमें मौजूद मटेरियल किसी तरह से भी कॉन्टेमिनेट ना हो। अगर एस्ट्रॉयड पानी से भरे हुए हैं और इनमें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मौजूद हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में पानी के भरे एक्सोप्लैनेट भी हो सकते हैं और जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अपनी खोज का इंतजार कर रही होगी। अकेली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे जैसे हजारों ग्रह भी हो सकते हैं। क्या हायाबुसा 2 के सैंपल्स में हायाबुसा 1 के जैसे ही जीवन के लिए पानी और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के संकेत होंगे? हम इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही जान जाएंगे। और अगर हमें रियुगु से मिले सैंपल्स में भी पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिले, तो इसका सीधा सीधा संकेत ये होगा कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवन और पानी आज मौजूद है वो अंतरिक्ष में घूमते इन एस्ट्रॉयड से ही आया है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।